हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं लाला राम जाट आपका वेलकम करता हूं। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं नया टॉपिक लेकर। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे। फ्रेंड्स, क्रेब साइकिल एक एक्टिवेटर से शुरू होता है जिसका नाम है एसिटाइल को एंजाइम ए। और फ्रेंड्स, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये बनता है पायरुविक एसिड से। यहाँ पे पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है जो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है और एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे एक कार्बन निकलेगा CO2 की फॉर्म में और NAD से NADH2 बनेगा। यहाँ पे को एंजाइम ए भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिससे एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है जो कि 2 कार्बन का होता है। फ्रेंड्स, ये सारा जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब एसिटाइल को एंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी प्रेजेंट जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है उससे कंडेंस होता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, जिससे 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड बना उसमें 3 COOH मतलब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। या ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड जो बना वो एक्विनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्विनेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए फेरस आयंस चाहिए और वो जो वाटर एंटर हुआ था वो वापस से निकल जाता है, आउट हो जाता है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वाटर एंटर हुआ था वो वाटर का एक H यहाँ पे एंटर हुआ था और एक OH यहाँ पे एंटर हुआ था। लेकिन जब वाटर डिहाइड्रेट होता है तो यहाँ से जो है एक OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह ये वाटर निकल जाएगा। तो सिट्रिक एसिड एक्विनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एक्विनेटिक एसिड बनाता है। सिस एक्विनेटिक एसिड का फर्दर एक्विनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होता है और हाइड्रेशन होके ये जो सिट्रिक एसिड है वो सिस एक्विनेटिक एसिड है जो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिट्रिक एसिड में जो OH ग्रुप दूसरे कार्बन पे था वो बीच वाले कार्बन पे था, वो OH ग्रुप अब एंड वाले कार्बन पे आ गया। तो यहाँ पे OH ग्रुप ने पोजीशन चेंज किए, मीन्स ये आइसोमर हुआ किसका, सिट्रिक एसिड का आइसोमर आइसोसिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज की है जिससे वो आइसोमर कहलाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड जो बना वो भी 6 कार्बन का था और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है, मीन्स डीहाइड्रोजनेज का काम करेगा। तो यहाँ पे NAD से NADH2 बनेगा। ये NADH2 3 ATP प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ATP अपन को मिली है। अब फ्रेंड्स, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज से एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकल के 2 H यहाँ से चले गए, तो 2 H निकले हैं और 2 H निकलने से एक डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। इस तरह ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना। फ्रेंड्स, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो बना वो दोबारा से आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। तो डीकार्बोक्सिलेज होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो इस कार्बन से निकल रही है, मतलब ये COO किस फॉर्म में निकल रहा है, CO2 की फॉर्म में निकल रहा है। तो ये CO2 की फॉर्म में निकल गया और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ, ये तो वैसा का वैसा ही है, एक हाइड्रोजन था यहाँ पे, एक ये आ गया तो ये 2 बन गए। यहाँ से फिर ये COH है, यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हुआ है, ऊपर 6 कार्बन की चल रही थी सारी। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को अल्फा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा पोजीशन पे
अल्फा कार्बोनिक एसिड हैं, इसको बोला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फ्रेंड्स ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है आगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, यहाँ पे कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस से चलेगी। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो यहाँ पे NAD से NADH2 बना देगा, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने वाले हैं फ्रेंड्स। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, बचा यहाँ पे CO2, वो इस फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO बचने वाला है, और यहाँ पे जो CO बचा है उसके साथ में ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा ये। तो ये जुड़ के यहाँ पे बनाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए CH2COOH, CH2COH, CH2 तो वो का वही है, CO भी वो का वही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये यहाँ से आया है, तो यहाँ पे इसको बनाया सक्सिनाइल को एंजाइम ए। सक्सिनाइल को एंजाइम ए 7th स्टेप में फास्फोराइलेशन होगा और थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया था, काइनेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयंस चाहिए, और काइनेज जब एंजाइम जब भी आएगा वहाँ पे या तो फास्फोराइलेशन होगा या डीफास्फोराइलेशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो एक H2O भी इसमें इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे H2O फास्फोराइलेशन होगा तो इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो GDP से GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। GDP बोले तो ग्वानोसिन डाइफास्फेट, ग्वानोसिन डाइफास्फेट ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वाटर आया उसका वाटर का एक H तो है वो यहाँ पे लग जाएगा, और एक OH बचा वो CH2, CO यहाँ तक पहले था, ये रहा, ये CO तो पहले था, इस CO के साथ में एक OH लग गया तो ये एसिड ग्रुप में चेंज हो गया है। तो इस तरह ये सक्सिनिक एसिड बना, और 4 कार्बन का बना फ्रेंड्स। यहाँ तक 5 कार्बन के थे और अपन ने रिएक्शन भी 4 कार्बन से शुरू की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बनने के बाद में इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें FAD से FADH2 बनेगा, मीन्स इसमें डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है, और वो एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो FAD से FADH2 बनाएगा, और जो FADH2 बनती है वो 2 ATP के बराबर होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुआ है, यहाँ पे ADP GDP से GTP बना है, वो 1 ATP के बराबर होता है, और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। फ्रेंड्स यहाँ पे 9th स्टेप पे देखें तो जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम था उसने सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट किया है फ्यूमेरिक एसिड में, मीन्स यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन निकलता है तो एक डबल बॉन्ड बनता है। इस तरह दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, और COOH ये वाला, COOH ये वाला, यहाँ पे ये फ्यूमेरिक एसिड बना। दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूमेरिक एसिड बनता है वो ट्रांसफॉर्म में है, ये इधर होता है एक इधर होता है। ट्रांसफॉर्म आपने 2 फॉर्म सुनी होगी, सिस और ट्रांस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड है। अब फ्यूमेरेज एंजाइम यहाँ पे आएगा, और जो फ्यूमेरेज एंजाइम जो है वो हाइड्रेशन करेगा इसका फ्यूमेरिक एसिड का, मतलब H और OH, मतलब H2 इसमें इन्वॉल्व होगा। H2 जब इसमें ऐड होगा तो जो एक H2 का एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड होने से CH2 बना, यहाँ पे ऐड होने से CHOH बनाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है, इसमें भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। वो क्या, मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो NAD को NADH2 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोबारा से अपन को मिल जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने एक कैटालिस्ट का काम किया है इस पूरी साइकिल के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है CDHODODPOHO। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 लेटर्स लिखे हुए हैं, ये एक ज्वाइंट लेटर इसलिए इसको एक ही समझा जाए। तो यहाँ पे 10 लेटर लिखे हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो भी 10 हैं। यहाँ पे पहली स्टेप, यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th एंड 10th,
10 स्टेप्स हैं और 10 ही यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स C फॉर कंडेंसेशन, मतलब C का मतलब होता है यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर। कंडेंसेशन किस किस का हुआ है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए का किसकी प्रेजेंस में? साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कंडेंसेशन हुआ है, इसलिए इसको बोला कंडेंसेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी जो स्टेप है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ निकला है इसलिए इस स्टेप को बोला डिहाइड्रेशन स्टेप। और फिर से वापस से हाइड्रेशन हुआ है, दोबारा से हाइड्रेशन यानी उसमें H2 वापस से ज्वाइन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थर्ड स्टेप पे H2 वापस से ज्वाइन हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रेशन स्टेप बोलते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है। फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन जहाँ भी बढ़ रहा है उसका मतलब है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन्स को निकालता है और NAD से NADH2 बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे देखा जाए तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो NAD को NADH2 में चेंज कर रहा है। ऐसे ही अगर फिफ्थ स्टेप को देखा जाए तो फिफ्थ स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन। सिर्फ सिंपल डी लिखा हुआ है, उसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। और फिर से दोबारा से वही एंजाइम आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे CO2 निकाल रहा है, तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। इसके बाद में जो सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप ये रही। सिक्स्थ स्टेप में O का मतलब ऑक्सीडेटिव, डी का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी निकलेंगे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ये रही, और ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, इसमें हाइड्रोजन्स का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा। और सेवंथ स्टेप पे P4 फास्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर ऑक्सीडेशन इस यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। एट्थ स्टेप पे ऑक्सीडेशन का मतलब वही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, FAD को FADH2 में चेंज करेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ। फिर H हाइड्रेशन, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हाइड्रेशन हुआ था, यहाँ पे भी हाइड्रेशन। फिर H आया तो H ने फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रेशन किया और मैलिक एसिड बनाया। फ्यूमेरिक एसिड चेंज हुआ है मैलिक एसिड में, तो यहाँ पे भी हाइड्रेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन लास्ट स्टेप है। ऑक्सीडेशन में भी फ्रेंड्स वही होता है H2 का निकलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीडेट जो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और NAD से NADH2 बनेगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पे भी O आ रहा है, ये O, ये O, ये और ये चारों O जो है फ्रेंड्स ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और चारों ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसकी स्टेप्स भी बताया 4, 6, 8 और 10। 4, 6, 8 और 10 स्टेप्स पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब एंजाइम आ रहा है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। यहाँ पे जो C है कंडेंसेशन कर रहा है, मतलब वाटर जुड़ रहा है इसमें। यहाँ पे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे इसको वाटर इन, यहाँ पे वाटर आउट और यहाँ पे वाटर इन, इसको बोलेंगे वाटर इन, वाटर आउट, वाटर इन, और यहाँ पे लिखेंगे इसको वाटर इन। फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका है CDHOD, इनको साथ करना, OD पोहो, CDHOD पोहो। तो ये इसका याद करने का तरीका हो गया। अब है इसके सबस्टेट को कैसे याद किया जाए, तो इसकी सबस्टेट को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम A यूज हुआ है, तो O यानी O, तो यहाँ पे O इसका पहला लेटर लिया O, तो O। फिर यहाँ पे C सिट्रिक एसिड है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड का मैंने C से ही कोलेज होता है, C से ही सिट्रिक एसिड होता है, तो C4 कोलेज बना दिया, C4 सिट्रिक एसिड। यहाँ पे सिस एकोनिटिक एसिड था, तो सिस एकोनिटिक का C है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कैंटीन में C है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंटीन है, ये कैंटीन, तो C4 सिस एकोनिटिक एसिड, C4 कैंटीन। यहाँ पे I4 आइसोसाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे I4 इडली जो खाते हैं वो वाली। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से पहला लेटर लिया इसका ऑमलेट जो होती है ऑमलेट। और यहाँ पे
जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को अल्फा नहीं लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्फा पोजीशन है उसकी कीटो ग्रुप की, यहाँ से कीटो ग्लूटारिक एसिड से लिया है। तो K4 कीटो ग्लूटारिक एसिड और K4 खाएं, खाना, जो खाने वाला खाएं। और यहाँ पे फ्रेंड्स सक्सिनाइल को एंजाइम ए है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए का पहला लेटर यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे सुबह होते हैं ना मॉर्निंग, तो यहाँ पे सुबह का पहला लेटर आएगा एस, यहाँ पे सुबह। और यहाँ पे फिर सक्सिनिक एसिड बना फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का भी पहला लेटर यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे सुबह का भी पहला लेटर यूज किया, तो सुबह। और यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड का पहला लेटर यूज किया, इसको बोला एफ, और मेलिक एसिड का पहला लेटर यूज किया, उसको बोला एम। तो फ्रेंड्स ये रहा एफ एम। तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं कैसे याद करना है, आपको मेरे साथ साथ बोलना है। आओ कॉलेज कैंटीन में आपको साइलेंट रखना है। आओ कॉलेज कैंटीन में इडली ऑमलेट खाएं सुबह FM सुनते हुए। कैसे करना है इसको? आओ कॉलेज कैंटीन में इडली ऑमलेट खाएं सुबह FM सुनते हुए। तो आपको ऐसे करना है, तो आपको लिखना है आओ कॉलेज कैंटीन में इडली ऑमलेट खाएं सुबह FM सुनते हुए। तो फ्रेंड्स ये इसकी ट्रिक याद हो जाएगी आपको। अब है फ्रेंड्स इसके कुछ ATP इसमें कितनी जनरेट हो रही है, तो फ्रेंड्स इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ATP का जनरेशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे ATP FAD या NADH2 की फॉर्म में निकल रही है। तो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है ऑक्सीडेशन, तो NADH2 4th पोजीशन पे बना है, NADH2 6th पोजीशन पे बना है, NADH2 10th पोजीशन पे बना है। तो यहाँ पे NADH2 की फॉर्म में जो ATP निकल रही है, तो ATP प्रोडक्शन इन TCA। तो स्टेप 4, 6 और 10 NADH2। स्टेप 4, 6, 10 में NADH2 मिल रही है। और फ्रेंड्स आपको पता है एक NADH2 की वैल्यू जो होती है वो 3 ATP के बराबर होती है। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 NADH2 मिली है। तो इसको 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगी 9 ATP हो जाएगा। अब फ्रेंड्स FADH2 भी यहाँ पे मिल रहा है, और FADH2 मिल रहा है वो 8th स्टेप पे। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो FADH2 से जो ATP मिल रही है वो 2 ATP के बराबर होती है। और कितना मिल रहा है, तो 2 × 1 बराबर 2 ATP। फ्रेंड्स कितने हो गए, 9 और 2 11 हो गई। और एक डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ATP मिल रही है जो है GTP। तो 1 GTP की वैल्यू होती है, इसको भी 1 GTP की वैल्यू होती है 1 ATP के बराबर। और ये टोटल एनर्जी हो गई आपकी, टोटल ATP जो हो गई 12 ATP। कितनी ATP, 12 ATP। ये आपको क्रेब्स साइकिल में 12 ATP आपको एनर्जी मिलती है, जिसमें से ये डायरेक्ट एनर्जी है, ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलती है। और ये जो डायरेक्ट मिलती है इस तरह 12 ATP मिलती है। तो एक पायरुविक एसिड से 12 ATP मिल रही है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो 2 पायरुविक एसिड से कितनी मिलेगी, 12 × 2 यानी 24 ATP एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। क्रेब्स साइकिल जो है वो कॉमन पाथवे होता है फैट्स का, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का। फैट, ऑयल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन पाथवे होता है वो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। स्टेप 7 जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन स्टेप है। और स्टेप 1, स्टेप 4 एंड स्टेप 6
ये जो स्टेप्स तीनों हैं, स्टेप फर्स्ट, 4 एंड 6, तीनों स्टेप्स जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल की। तो ये क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करती है। यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करने वाले एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये क्या है? ये सिट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ये तो आपकी ट्रिक होगी। ट्रिक के बाद में और शॉर्ट में कैसे याद किया जाए इसको लिखता हूँ। स्टेप एस्टाइल को एंजाइम में से 2 CO2 बनते हैं, वो 5 स्टेप 5 और स्टेप 6 में बनते हैं। स्टेप 5 में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, स्टेप 6 में ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया है सिट्रिक एसिड साइकिल और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इसमें बन सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।